टुडे वी टॉक अबाउट यूज़ ऑफ एलिमेंट्स। सो बेसिकली अब आज हम देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े, टोटल हमने देखा कि दो टाइप के एलिमेंट्स हमने देखे, एसेंशियल एलिमेंट माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो जो थे 9 एंड माइक्रो 8 थे। सो बेसिकली आज हम उन टोटल एसेंशियल एलिमेंट जितने भी हैं उनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे और उनके यूज़ देखेंगे। बेसिकली कुछ के यूज़ हम पहले ही देख चुके हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं बात करूँगी नाइट्रोजन की। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो है नाइट्रोजन। अब बेसिकली अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, उस आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस में मिलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड में, जो कि क्या है अनयूजेबल है, इस फॉर्म का कोई भी यूज़ नहीं है। सो बेसिकली हम इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, हम इस नाइट्रोजन को करेंगे अमोनिया में कन्वर्ट। अब हमने इसे अमोनिया में तो कन्वर्ट कर दिया, बट ये अमोनिया भी क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इस अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे बेसिकली NO2 नेगेटिव नाइट्राइट में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा एंड देन नाइट्राइट सिर्फ देन हम क्या बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे NO3 नेगेटिव। सो बेसिकली होगा क्या, पहले तो हम इस ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये अमोनिया भी क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सो बेसिकली ये जो अमोनिया है, यहाँ पे बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगा, ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में एंड देन फिर इसमें इसका कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में। सो बेसिकली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, एट दी एंड नाइट्रेट मिल रहा है, जो कि ईजी एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है। बेसिकली नाइट्रेट जो है बेसिकली ईजी एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है। प्लांट को एब्जॉर्प्शन करना है नाइट्रोजन का, तो वो कैसे होगा, पहले तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया बेसिकली टॉक्सिक है। सो वो अमोनिया को बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा और नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा, देन ये नाइट्राइट देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो कि बेसिकली इजी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है। सो इस तरीके से भी नाइट्रोजन यूज हो सकता है। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं, ठीक है, मैं देखो फंक्शन में क्या कह रही हूं मैं, नो क्लोरोफिल। अगर देखो नाइट्रोजन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैग्नीशियम है और इसके चारों तरफ से क्या जुड़े हुए थे, नाइट्रोजन जुड़े हुए थे। तो बेसिकली अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, डीएनए भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए या फिर मैं आरएनए की बात करूँ तो वो भी बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। तो नाइट्रोजीनियस बेस किससे बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा। तो अगर वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा तो ना ही आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ना ही डीएनए आरएनए मिलेगा। अगर डीएनए आरएनए नहीं मिलेगा, साथ ही साथ हॉर्मोन्स नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर नाइट्रोजन नहीं मिला तो बेसिकली ना ही क्लोरोफिल मिलेगा, ना डीएनए आरएनए मिलेंगे, ना हार्मोन्स मिलेंगे, ना विटामिन्स मिलेंगे। तो बेसिकली नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल बनाने का, डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करना, हार्मोन्स बनाना, विटामिन्स बनाना। तो बेसिकली नाइट्रोजन यहाँ भी यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो क्यों रिक्वायर करती है नाइट्रोजन का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आई होप आप सब जानते हो, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का पार्ट जो अभी डिफाइन नहीं कर रहा है कि इससे लीफ बनेगी, स्टेम बनेगा, फ्लावर बनेगा, वो पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो हम क्वेश्चन में ये आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती हैं वो क्यों नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट करती है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, पहली चीज़।
इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन में, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। सेकंड क्या है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो न्यू सेल्स भी नहीं बनेगी। अब न्यू सेल्स कब बनेगी, जब डीएनए होगा। सो बेसिकली नाइट्रोजन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि देखो फॉर रेप्लिकेशन भी हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए उसके लिए भी हमें नाइट्रोजन चाहिए, एक नए सेल के फॉर्मेशन के लिए भी हमें नाइट्रोजन चाहिए, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है रिक करती है नाइट्रोजन की। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। अब देखिए फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैं डीएनए का स्ट्रक्चर ले लेती हूं, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझिए कुछ इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, शुगर फिर फॉस्फोरस। तो बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और साथ ही साथ इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। इनके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। इसलिए मैंने कहा कि नाइट्रोजन भी हेल्प करता है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बेसिकली फॉस्फोरस से क्या बनता है, बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, ये शुगर है और एक फॉस्फोरस, फिर शुगर फिर फॉस्फोरस, इस तरीके से क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो बेसिकली अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड होती हैं। क्यों होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली देखो जो आपकी मैं बात कर रही हूँ, अगर एटीपी की मैंने बात कर ली, एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है, एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन पे 3 फॉस्फोरस लगे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एटीपी कह रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ हो रहा है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ हो रहा है। किस तरीके से, एक शुगर है उस पर फॉस्फोरस लग रहा है, देन शुगर फिर फॉस्फोरस जुड़ रहा है, तो इस तरीके से क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फॉस्फोरस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, डीएनए के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। और साथ ही साथ एटीपी की अगर मैं बात करूँ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एनर्जी की मैं बात करी तो वो भी कैसे होगी, एडिनोसिन पे जब 2-3 फॉस्फेट लगे होंगे तभी आपको क्या मिल सकती है, एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी। सो बेसिकली फॉस्फोरस आप यहाँ भी हेल्प कर रहा है। और जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगर आपने मेरी सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जो सेल्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। तो बेसिकली जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करूं मैं अगर NADPH की, NADPH क्या है, बेसिकली NADPH जो है ये एक रिड्यूसिंग पावर है। NADPH जो है ये एक रिड्यूसिंग पावर है। अगर मैं बात करती हूँ फॉस्फोराइलेशन की, फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, बेसिकली फॉस्फोराइलेशन में ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ATP का यूज़ कहाँ होता है, ये रिड्यूसिंग पावर में भी, सॉरी फॉस्फोरस का यूज़ जो होता है वो रिड्यूसिंग पावर में भी यूज़ होता है, फॉस्फोराइलेशन में भी यूज़ होता है। तो बेसिकली फॉस्फोरस का अलग अलग यूज़ है। पहला मैंने बताया डीएनए के स्ट्रक्चर में, सेकंड मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ATP के फॉर्मेशन में, जहाँ पे मैंने आपको बताया फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कह रही हूँ, जहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो ये ADP है, ATP में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो हमें ATP मिला, तो ये क्या कहलाई, प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन। वही मैं बात कर रही हूँ NADPH। अगर हमें किसी चीज़ को वहाँ से रिड्यूस करना है तो रिड्यूसिंग पावर किसके पास होती है, NADPH, जो कि किसकी बनी होती है, फॉस्फोरस की बना होता है। तो बेसिकली फॉस्फोरस यहाँ भी हेल्प कर रहा है। तो हमने देख लिया नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का यूज़। अब आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी होती है
क्वांटिटीज़ होती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम में क्या है, मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी आप प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात मैं क्या कह रही हूँ, बर्ड भी बन सकती है उससे कोई रूट भी बन सकती है, कोई स्टेम भी बन सकता है। बेसिकली ग्रोइंग पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट या कहूँ मैं ग्रोइंग पार्ट, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक कह रहे हैं। तो बेसिकली पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी उसकी किस में प्रेजेंट होती है, ये याद रखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल में होती है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। अब देखिए मैंने एक सेल ली, ठीक है, इस सेल में मैंने क्या करा, डिवीज़न कर दिया। इस सेल में क्या हुआ, सेल डिवीज़न हुआ और ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो हुआ क्या, अब मैंने इनमें से एक सेल में पोटेशियम डाल दिया, ठीक है, एक सेल में मैंने क्या करा, पोटेशियम डाल दिया। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। पोटेशियम डालने से क्या हुआ, इसके पीछे पीछे क्या आया, वाटर आया। अब इसके पीछे पीछे वाटर आने से क्या हो जाएगा, जो सेल है, सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या करेगा, बाहर की तरफ वो पुश करने लगा, हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। तो बेसिकली पोटेशियम किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सेल इलोंगेशन में। बहुत ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट पाया जाता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब जब सेल डिवीज़न होगी, सेल डिवाइड होगी, अब पोटेशियम आप समझिए कि एक सेल में पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा तो पीछे पीछे क्या आएगा, वाटर भी आएगा। और वाटर आने से क्या होगा, वाटर जब अंदर बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, देन सेल को पुश करेगा। सेल को पुश करने से क्या होगा, सेल एलोंगेट हो जाएगी। तो पोटेशियम किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। ये हो गया पोटेशियम का फंक्शन। अब बात करते हैं कैल्शियम की। आखिर कैल्शियम किस चीज़ में हेल्प कर रही है। सो अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, अब अगर आपको लेमिला के बारे में पता हो तो प्लांट सेल जो होती है, बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ, ये किस चीज़ में हेल्प करती है, तो कैल्शियम जो होता है बेसिकली ये न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक नई सेल के फॉर्मेशन में बेसिकली ये हेल्प करता है। अब देखिए आपको पता है कि सेल कैसे बनती है, तो क्लास 11th में आप सबने पढ़ा है कि सेल कैसे बनती है। तो उसी पैटर्न को लेके चलते हैं हम। देखो क्या होता है, एक सेल में माइटोसिस होती है और अगर आप प्लांट्स के ही लें तो हमने प्लांट्स में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया कि प्लांट्स में किस तरीके से सेल डिवीज़न होता है। तो उसी को लेके भी चलते हैं। अगर क्या हुई, माइटोसिस की प्रोसेस हुई, देन क्या होता है, क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बने, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बने। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये विदाउट कैल्शियम अरेंज नहीं हो सकते हैं। माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के बाद आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इस तरीके से होते हैं स्पिंडल फाइबर। तो बेसिकली माइटोसिस के बाद क्या बना, स्पिंडल फाइबर बने, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर विदाउट कैल्शियम ये अरेंज नहीं हो सकते हैं। सो अगर वहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेगा। तो याद रखिए अगर कैल्शियम प्रेजेंट होगा तभी एक नई सेल का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, क्योंकि नई सेल का फॉर्मेशन क्या होता है, माइटोसिस होती है, उससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं एंड देन डिवीजन होता है और क्या बनते हैं, एक नई सेल बनती है। सो अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे और स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, एक नई सेल नहीं बनेगी, मतलब कि सेल डिवीज़न नहीं होगा। और अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। तो बेसिकली कैल्शियम एक नई सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और अब देखिए अगर मैं बात करूं, कुछ मोबाइल एलिमेंट होते हैं। मोबाइल एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं। मोबाइल एलिमेंट वो होते हैं जो बेसिकली इजीली मूवमेंट करते हैं। तो वो आते हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। दीज आर दी मोबाइल एलिमेंट जो इजीली मूवमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। और इन मोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये भी याद रखिए, कैल्शियम, सल्फर, ये क्या, और आयरन, ये जो है इन मोबाइल एलिमेंट होते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ये कितने बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। मोबाइल एंड इमोबाइल कौन से होते हैं, मोबाइल को पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम मोबाइल एलिमेंट है, और कैल्शियम, सल्फर, आयरन ये जो हैं बेसिकली
इन मोबाइल है। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आयरन है, आयरन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मेन इन मोबाइल एलिमेंट है। अब बात करते हैं, अगर देखिए मैग्नीशियम के बारे में, तो इससे पहली वीडियो में ही हमने बहुत ही डिटेल में बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प कर रहा था, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके देखिए, मैंने मैग्नीशियम को बहुत डिटेल में आपको बताया है। और एक चीज़ और, ये जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो याद रखिए मैग्नीशियम जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे, ये देखिए राइबोसोम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। क्योंकि राइबोसोम जो होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है अटैचमेंट की, और जो उसको अटैचमेंट में हेल्प कौन करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो इसीलिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी मैग्नीशियम करता है। अब मैं बात करूँ अगर सल्फर की, देखिए सल्फर जो होता है, आप कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं, बेसिकली सल्फर की मैं अगर बात करूँ तो कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो सल्फर के बने होते हैं। और वो कौन से एमिनो एसिड हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, सिस्टेनिया एंड मैथिनोइन। तो बेसिकली ये क्या है, ये कुछ एमिनो एसिड हैं जो बेसिकली सल्फर के बने होते हैं। सो बेसिकली आपको अगर पूछा जाए सल्फर के बारे में, तो आप सीधे लिखिए कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं सल्फर के बने होते हैं। 2 ही एमिनो एसिड हैं, तो आप उनका नाम याद रखिए, सिस्टीन एंड मेथिओनिन। अब मैं अगर बात करूँ एंजाइम की, मैंने इससे पहले भी बताया था, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन प्लस कोफैक्टर के बने होते हैं। पहली वीडियो में मैं आपको कोफैक्टर के बारे में नहीं बताया था। अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ तो अब कोफैक्टर भी बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है, या मैं कहूँ तो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोस्टेरिक ग्रुप, पहला आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। सो बेसिकली याद रखिए जो कोफैक्टर होता है ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोस्टेरिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कोफैक्टर कह किसे रहे हैं। इन सारी चीज़ों जिसमें ये सारी चीज़ें हैं वही किस में आएंगी, कोफैक्टर में आएंगी। कोफैक्टर जो होंगे बेसिकली ये प्रोटीन नहीं होते हैं, ये याद रखिए। कोफैक्टर आपके प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, प्रोस्टेरिक ग्रुप है, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयन है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कोएंजाइम की, मैंने बोला कि कोफैक्टर में मैंने एक बात बोली कोएंजाइम की। सो बेसिकली अगर मैं कोएंजाइम की बात करूं तो कोएंजाइम्स में भी जो होता है सल्फर प्रेजेंट होता है। सो याद रखिएगा कोएंजाइम में भी क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है। विटामिन्स में सल्फर प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली सल्फर जो है वो कुछ एमिनो एसिड्स में पाया जाता है जो है सिस्टीन एंड मेथिओनिन। और अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन प्लस कोफैक्टर से बने होते हैं, और जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन है बेसिकली, अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ तो उसमें प्रोस्टेरिक ग्रुप और कोएंजाइम एंड मेटल आयन आते हैं। और जो कोएंजाइम है वो बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूँ आयरन की, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑब्टेन करते हैं आयरन को, ठीक है। और कौन सा आयन को ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली फेरिक आयन। सो बेसिकली प्लांट जो है फेरिक आयन को वो उन्होंने ऑब्टेन किया। जो फेरिक आयन है ये क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेज होती है इनकी, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेज होती है। तो ये क्या इनको क्या रिक्वायर होगा, इनको लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे ये बेसिकली, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे वो किस में आएंगे, आयन में। अब जैसे कि फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ये सारे क्या है, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर आयरन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा,
जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्लोरोसिस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो जाएगा किसमें, क्लोरोफिल का। अगर आयरन नहीं होगा, ठीक है, अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। और क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से क्या मिलेगा, क्लोरोसिस मिलेगा। क्लोरोसिस क्या है, जब क्या होता है, रिडक्शन होता है क्लोरोफिल में, तो जो ग्रीन कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोसिस कह रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कोई प्लांट है और प्लांट्स की लीफ जो है वो येलो से ग्रीन से येलो कलर की हो रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की थी, एक प्लांट है उसकी लीफ जो थी ग्रीन कलर की थी, एंड देन ये ग्रीन कलर की लीफ कन्वर्ट हो गई येलो कलर में। इसका मतलब है कि इस प्लांट में क्या हुआ, आयरन की कमी हुई। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आयरन बहुत सारा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, आयरन की कमी हुई। तो यहाँ से क्या हुआ, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या आ गया, क्लोरोसिस आ गया, जो कि क्या है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोसिस क्या है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लीफ किस कलर की होगी, येलोविश कलर की होगी। तो अगर पत्ता ग्रीन से येलो हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, आयरन की कमी हो चुकी है। अब मैं बात करूँ अगर मैंगनीज की, देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है। किससे होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में एंड इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। लेकिन ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता कब है, जब वहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, तभी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो बेसिकली मैग्नीज जो उस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जब मैंगनीज प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन होगा और हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन आयन तभी मिलेंगे। तो बेसिकली मैंगनीज जो है हेल्प करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये मैंगनीज जो है एक्टिवेटर का काम भी करता है। अब मैं बात करूँ अगर जिंक की, जिंक जो होता है एक्टिवेटर होता है कार्बोलाइएज का। अगर आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, जिसमें C3 और C4 साइकिल होती है। इसके बाद हम डिटेल में उन सबको पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो C3 और C2 साइकिल दोनों करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है तो C3 साइकिल चलती है, और अगर ऑक्सीजन की तो C2 साइकिल चलती है। तो बेसिकली जिंक जो होता है ये एक्टिवेटर होता है कार्बोलाइएज का। साथ ही साथ इसकी नीड होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन किस चीज़ में हेल्प करता है, एक प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कौन करता है, बेसिकली ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो बेसिकली जिंक क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन का काम भी करता है। सो ये बेसिकली जिंक के बारे में आया। अब मैं बात करूँ अगर कॉपर की, कॉपर जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन। तो याद रखिए कॉपर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। कभी भी कॉपर की फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, कॉपर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिकली कॉपर को किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो कॉपर को प्लांट क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एसेंशियल होता है फॉर मेटाबॉलिज्म, और ये एसोसिएट होते हैं एंजाइम के साथ इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखिए जो कॉपर है ये एसोसिएटेड होता है एंजाइम के साथ, किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ अगर बोरॉन की, तो बोरॉन जो होता है बेसिकली बोरॉन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी बोरॉन हेल्प करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है ये। और एक सेल के इलोंगेशन में भी बोरॉन हेल्प करता है। वो कैसे, अब ये देखिए सेल के इलोंगेशन में कैसे। ये एक सेल है, जैसे ही इसमें बोरॉन एंटर करेगा, बोरॉन के एंटर से क्या होता है, सेल क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। तो सेल के इलोंगेशन में भी बोरॉन क्या है, हेल्प करता है। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में एंड इलोंगेशन ऑफ सेल में क्या है, बोरॉन हेल्प करता है। और ये ब्रोमेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये याद रखिए। ये BO3 या तो ये BO3 नेगेटिव की फॉर्म में होगा, या फिर BO4 O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो ये याद रखिए। ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ब्रोमेट आयन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। अब मैं बात करूं अगर मॉलिब्डेनम की, तो मॉलिब्डेनम जो होता है ये ऑब्टेन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिडेट आयन, जिसे हम HO2 नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली। और जो मॉलिब्डेनम होता है बेसिकली, ये कंपोनेंट जो होता है ये हेल्प करता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम में, नाइट्रेट रिडक्टेज में, इन सब में मॉलिब्डेनम हेल्प करता है। एट द एंड हम बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो होता है बेसिकली एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में ये ऑब्टेन किया जाता है। और ये सोडियम, पोटेशियम इनके साथ जो है के साथ मिलकर हेल्प करता है डिटरमाइन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बेसिकली सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में क्लोरीन हेल्प करता है। ये क्या करता है, सोडियम, पोटेशियम इनके साथ मिलके ये है मिलकर क्या करता है, हेल्प करता है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में। और ये एसेंशियल होता है फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में, इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट थे जिनके मैंने आपको आज यूज़ बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।